आजकल की जिंदगी में कभी ऐसा महसूस होता है कि मूड मतलब बिना किसी वजह के खराब है, हाँ। या रात में नींद टूट जाती और फिर बस आती ही नहीं, या फिर त्वचा की समस्याएं, बालों का झड़ना, ये सब बहुत आम हो गया है। हाँ, और हम अक्सर इन सब का कारण तनाव या बाहरी चीजों को मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर इन सब का असली केंद्र हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारे पेट में हो? जी, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प रिसर्च और एक विशेषज्ञ के साथ हुई बातचीत के नोट्स हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं। कि हमारा पेट, या जिसे गट कहते हैं, वो सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं बल्कि हमारा दूसरा दिमाग है। बिल्कुल। तो आज का मिशन है इस दूसरे दिमाग के राज को समझना। ये क्या है, ये हमारे मूड, हमारी सोच, हमारी सेहत को कैसे कंट्रोल करता है। और सबसे जरूरी, हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी आइडिया को समझते हैं, पेट में छिपा दूसरा दिमाग। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? एक तरह से हाँ। देखिए, विज्ञान की भाषा में इसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एंटेरिक नर्वस सिस्टम। जी, ये न्यूरॉन्स का एक इतना बड़ा और जटिल नेटवर्क है जो हमारी पूरी पाचन प्रणाली में फैला हुआ है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें लगभग उतने ही न्यूरॉन्स होते हैं जितने हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। या ये समझिए कि एक बिल्ली के पूरे दिमाग में जितने होते हैं। तो ये सिर्फ एक पाचन तंत्र नहीं है, ये वाकई में एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। वाह, मतलब ये सिर्फ खाने को आगे पीछे नहीं कर रहा, ये सोच भी रहा है और फैसले भी ले रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप काम करता है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि खाना कैसे पचाना है। ये सब कुछ हमारा गट खुद मैनेज करता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे गट में सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं है, वहाँ एक पूरी दुनिया बसी हुई है। एक दुनिया? हाँ, करीब 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया। 100 ट्रिलियन। जी, जिनका कुल वजन 1.5 से 2 किलो तक हो सकता है। ये हमारा माइक्रोबायोम है। और ये बैक्टीरिया एक वेगस नर्व नाम की केबल के जरिए हमारे दिमाग से लगातार बात करते रहते हैं। वेगस नर्व, ये नाम नोट्स में बार बार आया है। ये एक सुपर हाईवे है। ये न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, जैसे सीरोटोनिन, जो हमारे मूड को कंट्रोल करता है। अच्छा। और शरीर का 90% से ज्यादा सीरोटोनिन, मतलब हैप्पी हार्मोन, हमारे गट में बनता है, दिमाग में नहीं। एक मिनट, यहाँ पर मुझे एक बहुत ही चौंकाने वाली बात मिली है। इन नोट्स में लिखा है कि इस वेगस नर्व पर जो ट्रैफिक है वो एक तरफा नहीं है। यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। ये बातचीत दो तरफा है, लेकिन इसका बैलेंस बहुत चौंकाने वाला है। वो कैसे? वेगस नर्व के जरिए भेजे जाने वाले 80% संदेश पेट से दिमाग को जाते हैं। क्या? 80%? हाँ, और सिर्फ 20% दिमाग से पेट को। मतलब हमारा पेट हमारे दिमाग से 4 गुना ज्यादा बातें कर रहा है। मुझे तो हमेशा लगता था कि दिमागी बॉस है और पेट को ऑर्डर देता है। ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। बिल्कुल, हमारा गट हमारे दिमाग को लगातार बता रहा है कि सब ठीक है या नहीं। इसीलिए कुछ विशेषज्ञ अब इसे दूसरा नहीं बल्कि पहला दिमाग कहने की वकालत कर रहे हैं। सही, क्योंकि विकास के नजरिए से देखें तो ये हमारे सिर वाले दिमाग से भी ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो ये कनेक्शन तो समझ आ गया। ये एक बहुत पावरफुल सिस्टम है। लेकिन जब इस सिस्टम में, इस गट ब्रेन कनेक्शन में कोई गड़बड़ होती है तो शरीर क्या संकेत देता है? इसके लक्षण इतने आम हैं कि हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे? शारीरिक लक्षणों से शुरू करते हैं। खाने के तुरंत बाद पेट फूलना, गैस बनना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। मीठा खाने की जबरदस्त इच्छा होना जो कंट्रोल न हो पाए, कभी कब्ज तो कभी दस्त। त्वचा पर बार बार मुहासे या एक्जिमा। और बालों का झड़ना भी। हाँ, और खासकर महिलाओं में फंगल इन्फेक्शन और बहुत ज्यादा बालों का झड़ना। और मानसिक तौर पर, क्योंकि अगर ये दूसरा दिमाग है तो इसका असर हमारे मूड पर भी पड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा असर वहीं पड़ता है। बिना किसी खास वजह के मूड बदलना, उदासी, डिप्रेशन, किसी भी काम में मन न लगना या ब्रेन फॉग महसूस होना। ब्रेन फॉग मतलब कुछ साफ साफ सोच ना पाना। जी, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ाहट होना और खुद को लोगों से अलग थलग महसूस करना, ये सब संकेत हो सकते हैं। अपने मीठा खाने की क्रेविंग की बात की। ज्यादातर लोग तो इसे सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी मानते हैं। बिल्कुल नहीं, ये इच्छा शक्ति का खेल है ही नहीं। ये एक संकेत हो सकता है कि आपकी आंत में बुरे बैक्टीरिया की संख्या अच्छे बैक्टीरिया से ज्यादा हो गई है। अच्छा। इसे विज्ञान में सीबो कहते हैं। ये बुरे बैक्टीरिया चीनी और रिफाइंड कार्ब्स पे जिंदा रहते हैं।
तो जब वे भूखे होते हैं तो वे आपके दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। कि मुझे बर्गर खिलाओ, मुझे पिज्जा चाहिए। एग्जैक्टली। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम दो। ये असल में उनकी भूख है, आपकी नहीं। वाह। तो अगली बार जब मुझे रात में आइसक्रीम खाने का मन करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मैं नहीं, मेरे पेट के बुरे बैक्टीरिया बोल रहे हैं। ये तो एक सुपर पावर जैसा है। बिल्कुल। आप सचमुच अपने शरीर की कमान वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण समझ में आ गए और ये इतने आम हैं कि कोई भी इन्हें खुद से जोड़ सकता है। पर सवाल ये है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? मतलब 50-60 साल पहले तो ये समस्याएं इतनी नहीं थीं। हमारी जिंदगी में ऐसा क्या बदल गया? इसकी कई वजह है और हमारे स्रोतों में 3 मुख्य खलनायकों का जिक्र है। 3 विलन? हाँ। सबसे पहला और सबसे बड़ा है मानसिक तनाव, स्ट्रेस। जी। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस मोड में पाचन क्रिया लगभग रुक जाती है। ये सीधे वेगस नर्व के जरिए हमारे गट बैक्टीरिया के माहौल को डिस्टर्ब करता है। तनाव तो समझ आता है, पर मुझे लगता है कि हमारे किचन में भी कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। आजकल के खाने में ऐसा क्या है? दूध से शुरू करें। इन नोट्स में दूध को लेकर कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। आपने सही पकड़ा। दूध एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पुराने जमाने में जो देसी गाय का A2 दूध होता था वो पचाना आसान था, लेकिन आज जो पैकेट वाला दूध हम पीते हैं उसमें ज्यादातर केसीन A1 नाम का प्रोटीन होता है। केसीन A1? हमारा शरीर इसे ठीक से तोड़ नहीं पाता और ये पेट में जाके एलर्जी और ऑटो इम्यून बीमारियों को ट्रिगर कर सकता है। लेकिन ये बात तो मानने में थोड़ी मुश्किल है। हमें तो बचपन से सिखाया गया है दूध पियो, हड्डियां मजबूत होंगी। कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत तो दूध ही माना जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। रिसर्च ये बताती है कि दूध शरीर में एसिडिक माहौल बनाता है। अच्छा। और इस एसिड को बेअसर करने के लिए शरीर को एल्कलाइन मिनरल चाहिए और वो है कैल्शियम। तो शरीर इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम खींचता है। क्या मतलब दूध पीने से हड्डियों का कैल्शियम कम हो रहा है? बिल्कुल। इसीलिए जिन देशों में दूध की खपत सबसे ज्यादा है वहां ऑस्टियोपोरोसिस के मामले भी सबसे ज्यादा हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। अच्छा, दूध के अलावा इन स्रोतों में GMO फूड्स का भी जिक्र है। ये क्या है? GMO यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज और फल। इन्हें ऐसा बनाया गया है कि इन पर कीड़े न लगें। इसके लिए इनमें BT टॉक्सिन नाम का एक जहर डाला जाता है जिसे कीड़ों की आंतों को फाड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। कीड़ों की आंतों को फाड़ने के लिए? तो फिर ये हमारी आंतों के साथ क्या करता होगा? आप अंदाजा लगाइए। कई स्टडीज इशारा करती हैं कि ये हमारी आंत की नाजुक परत को भी नुकसान पहुंचाता है। और तीसरे विलन, रिफाइंड तेल, चीनी और मैदा। ये तो क्लासिक विलन है। ये तो सीधे तौर पर बुरे बैक्टीरिया का भोजन है। इन्हें आप टेररिस्ट फंडिंग समझ सकते हैं। जब आप ये चीजें खाते हैं तो आप अच्छे बैक्टीरिया को भूखा मारते हैं और बुरे बैक्टीरिया को एक शानदार पार्टी देते हैं। तो इन सब बदलावों का, तनाव, आधुनिक दूध, GMO और रिफाइंड फूड्स का हमारी सेहत पर कुल मिला के क्या असर पड़ा है? इसका असर बहुत ही डरावना है। एक आंकड़ा है हमारे पास। बताइए। सिर्फ 50 साल पहले जहां हमारी आंतों में औसतन 10,000 तरह के बैक्टीरिया की प्रजातियां होती थीं, 10,000? आज वो घटकर सिर्फ 2,000 रह गई हैं। 10,000 से सिर्फ 2,000? ये तो किसी जंगल के 80% खत्म हो जाने जैसा है। बस फर्क इतना है कि ये हमारे अंदर हो रहा है। बिल्कुल। हमने अपना पूरा आंतरिक इकोसिस्टम, अपना माइक्रोबायोम लगभग खो दिया है और यही आज की ज्यादातर बीमारियों की जड़ है। ये सब सुनकर थोड़ी चिंता होती है। ऐसा लगता है जैसे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें? क्या हम इस खोए हुए इकोसिस्टम को वापस बना सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि हाँ, हम कर सकते हैं। हमारा शरीर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। शुरुआत कहाँ से करें? हमें 3 स्तरों पर काम करना होगा। पहला, आंत में अच्छे बैक्टीरिया की सेना भेजें। ठीक है। दूसरा, उस सेना को सही भोजन दें। और तीसरा, दुश्मन यानी बुरे बैक्टीरिया को भूखा मारें। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला कदम, अच्छे बैक्टीरिया की सेना भेजना। उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमें प्रोबायोटिक्स की जरूरत है। मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें जिंदा अच्छे बैक्टीरिया हों। जैसे दही? दही अच्छा है, पर सबसे आसान, सस्ता और असरदार तरीका है घर पर बनी कांजी। कांजी? जी। चुकंदर या काली गाजर से बनी कांजी एक फर्मेंटेड ड्रिंक है। इसके एक छोटे ग्लास में
करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे आपकी आंतों में जाकर अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। ये तो पारंपरिक चीज है, लेकिन आजकल लोग भूल गए हैं। घर का बना अचार भी अच्छा है, मतलब पानी और नमक वाला, तेल और मसाले वाला नहीं। ठीक है, तो प्रोबायोटिक से हमने सेना भेज दी। अब दूसरा कदम, उन्हें भोजन कैसे दें, उनका राशन पानी। उसके लिए हमें चाहिए प्रीबायोटिक्स। ये एक खास तरह का फाइबर होता है जो हमारी छोटी आंत में पचता नहीं है और सीधे बड़ी आंत तक पहुंचता है। ये हमारे अच्छे बैक्टीरिया का पसंदीदा भोजन है। और ये प्रीबायोटिक फाइबर हमें कहाँ मिलेगा? बहुत ही आम चीजों में, इसबगोल की भूसी, कच्चे केले, प्याज, लहसुन। अच्छा। फलों के छिलके जैसे सेब का छिलका और अमरूद और अनार जैसे फलों के बीज। लोग अक्सर इन बीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे गट के लिए अमृत है। ये तो बहुत आसान है, मतलब हमें बस कुछ चीजों को फेंकना बंद करना है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मुश्किल कदम पर, बुरे बैक्टीरिया को भूखा मारना। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें उन चीजों को अपनी डाइट से हटाना होगा जो बुरे बैक्टीरिया को बढ़ावा देती हैं। हमारे स्रोतों में एक चैलेंज दिया गया है। क्या चैलेंज? कुछ महीनों के लिए 5 सफेद जहरों को पूरी तरह बंद करके देखें। रिफाइंड तेल, चीनी, दूध और दूध से बनी चीजें, सफेद नमक। इसकी जगह सेंधा नमक। हाँ, और गेहूं, मैदा। अरे, ये तो आपने रोजमर्रा की जिंदगी की सारी मजेदार चीजें गिनवा दी। ये करना तो बहुत मुश्किल होगा। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन हमारे नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है। क्या? कहते हैं कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर मीठे की क्रेविंग खत्म हो सकती है। सिर्फ 5 दिन में? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि जब आप बुरे बैक्टीरिया को उनका पसंदीदा भोजन मतलब चीनी और मैदा नहीं देंगे, तो वे कमजोर पड़कर मरने लगेंगे। जब उनकी संख्या कम होगी, तो उनकी तरफ से आने वाले क्रेविंग के सिग्नल भी अपने आप बंद हो जाएंगे। और फिर? और जब आप इन बदलावों को लगातार कुछ महीनों तक करते हैं, तो शरीर में एक जादुई ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज की कहानी ये है कि हमारा गट सिर्फ एक पाचन अंग नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली दूसरा मस्तिष्क है जो हमारे हर पहलू को कंट्रोल कर रहा है। हम कैसा महसूस करते हैं, कैसा सोचते हैं, हमारी इम्यूनिटी कैसी है, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते भी। सही कहा। आधुनिक जीवन शैली, तनाव और गलत खानपान ने इस कनेक्शन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने किचन में कुछ सरल बदलाव करके इस कहानी को बदल सकते हैं। हमें बस अपने अंदर के इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करना है, अपनी सेहत की कमान अपने हाथों में लेनी है। और जाने से पहले एक अंतिम विचार। जी। जब आंत में अच्छे बैक्टीरिया भूखे रहते हैं और उन्हें प्रीबायोटिक फाइबर नहीं मिलता, तो वे जिंदा रहने के लिए आपकी आंत की अंदरूनी परत को ही खाना शुरू कर देते हैं। क्या? जी, इससे आंत में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसे लीकी गट कहते हैं। फिर खाने का जहर और अनपचा भोजन इन छेदों से रिस कर सीधे खून में मिलने लगता है। और वहीं से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। बिल्कुल, वो हर तरह की ऑटो इम्यून बीमारी और एलर्जी की असली जड़ है। तो अपनी सेहत की देखभाल बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से अपनी आंतों से शुरू होती है।